नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। आज का ये वीडियो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि बीबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है उसके लिए बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम सिलेबस पे फोकस करेंगे, फिर मैं आपको पेपर का पैटर्न भी समझाते रहूँगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बेहतरीन सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक आइडिया यानी कि एक थोड़ा सा आपको मीनिंग समझा दूंगा इस सब्जेक्ट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनांस का मतलब होता अरेंजमेंट ऑफ फंड वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड, यानी कि पैसों का बंदोबस्त उस वक्त करना जब उसकी जरूरत हो, उसे कहते हैं फिनांस, यानी कि पैसे का बंदोबस्त करना। बिजनेस को चलाने के लिए पैसे का होना, फाइनेंस का होना, फंड का होना बेहद जरूरी है। माना जाता है कि ये उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे जिस्म में दौड़ता हुआ खून। अगर खून ना हो तो हम काम नहीं कर पाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। उसी तरह बिजनेस चलाने के लिए पैसे की यानी कि फंड की जरूरत होती है। ऐसा करते हुए किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, यानी कि पैसे का अरेंजमेंट करना, कारोबार में पैसा लगाना, बिजनेस में पैसा लगाना, और इस तरीके से पैसा लगाना कि जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मुमकिन प्रॉफिट हमें मिल पाए और हमारा बिजनेस फलता फूलता रहे। एक से दो दुकान हो जाए, एक से दो बिल्डिंग हो जाए, एक से दो चार जमीन हो जाए, यानी कि हमारा वेल्थ भी बढ़ता चले जाए। यानी कि हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है, बढ़ाना है, तरह तरह के कैपिटल एसेट्स खरीदने हैं, ब्रांचेस खोलने हैं, और जिस किसी भी कारोबार में हमने पैसा लगाया है उसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा यानी कि प्रॉफिट बनाने की कोशिश करना है। यह है इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स। वैसे अगर कभी इसके सिलेबस के ऊपर हम फोकस करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, हर सब्जेक्ट के 5 यूनिट है। तो यूनिट नंबर 1 आपका है नेचर ऑफ एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें मीनिंग, रिलेशंस विद अदर सब्जेक्ट यानी कि डिसिप्लिन्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ फिनांस, मॉडर्न अप्रोच, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह शामिल है। पहला यूनिट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पूछेगा। पहले यूनिट में आपको 100% थ्योरी ही पूछेगा। 2 थ्योरी क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा। हो सकता मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ फिनांस, इसके अलावा रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट, ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो सकता मीनिंग ऑफ एफएम और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम। तीसरा हो सकता फंक्शंस ऑफ फिनांस, और चौथा हो सकता मॉडर्न अप्रोच ऑफ फिनांस। बस इससे ज्यादा पूछेगा मुझे नहीं लगता। तो ये 4 क्वेश्चंस भी अगर कभी आप कर लेंगे तो आपको यकीनन कवर हो जाना चाहिए। अगर कभी दूसरे यूनिट की बात करें तो यह है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें आपको प्रॉब्लम और थ्योरी दोनों भी पूछ सकता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही छोटा सा अच्छा बेहतरीन चैप्टर है। इसमें आपको यह बतलाया जाएगा कि आज 1 रुपए है, कल उसकी कीमत क्या हो सकती। वैसे हमारे मुल्क में बढ़ती हुई पॉपुलेशन जहां पर हो और जमीन के ऊपर डोमिनेंस ज्यादा हो आबादी का, तो ऐसे कंट्रीज में यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में पैसे की कीमत हमेशा घटती ही जाती है और सामान की वैल्यूज, कीमतें बढ़ती ही जाती है। बहरहाल आज की तारीख में जो काम आप 100 रुपए में करते हैं, क्या आप वो 100 रुपए में 10 साल बाद भी करेंगे, या फिर उस 100 रुपए की अहमियत कम हो जाएंगी। इसी बातों को
हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीखते हैं। वैसे इसके अंदर आपको एक चैप्टर और है, कैपिटल बजटिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में प्रॉब्लम भी पूछ सकता या फिर थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकता। कैपिटल बजटिंग में 5 मेथड है। पे बैक पीरियड, यानी कि हम कारोबार में कितना पैसा लगाए, मान लो 1 लाख रुपए लगाए, वो 1 लाख रुपए हमें वापस कब बरामद होंगे, उसे कहते हैं पे बैक पीरियड। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये 5 मेथड में ये 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR। थ्योरी भी पूछ सकता है इनके ऊपर। हो सकता है कि मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, एक्सप्लेन नेट प्रेजेंट वैल्यू, या फिर डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको ये चैप्टर में बहुत मजा आएगा। बहरहाल तो थ्योरी क्वेश्चन इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर पूछ सकता, या फिर ये मेथड्स के ऊपर भी पूछ सकता। मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग बहुत आसान बात है। कैपिटल बजटिंग का मतलब होता हम कुछ पैसा कारोबार में लगा रहे, उसका रिटर्न हमारे को कब आएगा, समझे ना। फिर है तीसरा यूनिट है सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फिनांस। देखिए बिजनेस में 2 किस्म के फाइनेंस होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म फिनांस यानी कि वर्किंग कैपिटल, ये उन जरूरतों के लिए होते हैं जो कि बिजनेस की रोजमर्रा की होती है, जैसे कि स्टेशनरी का खरीदना, जैसे कि छोटे मोटे चीज डेली एक्टिविटी के लिए रॉ मटेरियल खरीदना, प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल खरीदना, या फिर वेजेस पेमेंट करने के लिए, या फिर हर महीने की सैलरी देने के लिए, या फिर रोजमर्रा के खर्चे निपटाने के लिए, ये सब शॉर्ट टर्म फिनांस के अंदर आते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म फिनांस यानी कि फंड की जरूरत बड़े कामों के लिए, जैसे कि कैपिटल एसेट का खरीदना, जमीन का खरीदना, जायदाद का खरीदना, बिल्डिंग का खरीदना, फैक्ट्री का बनाना या फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट करना, इस तरीके के खर्चों के लिए लॉन्ग टर्म फिनांस की जरूरत होती है, यानी कि ह्यूज अमाउंट, बड़ा अमाउंट। वर्किंग कैपिटल जिससे कारोबार चले, डेली एक्टिविटी चले, जैसे कि सैलरी का देना, वेजेस का देना, इसी तरीके से रेंट है, इंश्योरेंस है, तो बहुत सारी बातें हैं, रॉ मटेरियल का खरीदना, प्रोडक्शन बरकरार रखना, यानी कि काम चलते रहना। लॉन्ग टर्म फिनांस यानी कि कैपिटल एसेट का खरीदना। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता, थ्योरी क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ फिनांस, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फिनांस, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फिनांस, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता। अब एक कंपनी लॉन्ग टर्म फिनांस का अरेंजमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करके कर सकती है, पब्लिक को बेचकर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या फिर डिबेंचर्स को बेचकर भी, यानी कि इशू करके भी कर सकती है। इसी तरीके से बैंकों से लोन भी ले सकती है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फिर बैंक्स से लोन लेकर भी कर सकती है। तो ये तो हो गया आपका एक थ्योरी क्वेश्चन, लेकिन इनके ऊपर आपको प्रॉब्लम भी पूछ सकता। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल के फार्मूले रहते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशन करके आपको दिखाना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वैसे डिबेंचर भी रहता, आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स डिबेंचर के ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं उसे, उनके ऊपर प्रॉब्लम पूछ सकता। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है आपको हो सकता कि वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रॉब्लम पूछ ले। इसमें क्या होता है कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिटेन अर्निंग वगैरह एक साथ इकट्ठा दे देगा, उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। इजी रहता, मैं आपको दिखाऊंगा यूनिट वाइज, मैं आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिर है डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी में आपको वाल्टर मेथड, गॉर्डन मेथड, इनके फार्मूले हैं, और एक है मॉडल, मिलर मॉडल, मोडिग्लैनी मिलर मॉडल फुल फॉर्म। तो हो सकता इनके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम पूछे, खास करके वाल्टर और गॉर्डन के ऊपर पूछ सकता प्रॉब्लम।
फिर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत बेहतरीन चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल यानी कि डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। जब करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी आप माइनस कर देंगे, आपको आया सो अमाउंट वर्किंग कैपिटल होगा। कारोबार जिससे चलता है वो है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसा कैलकुलेट करते हैं, उसका एस्टिमेशन, एक वाजबता, उसका एक प्रोफार्मा है, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछ सकता है। ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। वैसे इसमें और एक चैप्टर है कैश बजट। कैश बजट तो बहुत आसान है, मंथ के हिसाब से कैश बुक बनाने का यानी कि कैश बजट तैयार करने का होता है। आसान है, मैं आपको करके दिखा दूंगा। इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन एक ही पूछ सकता, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग और एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्रोफार्मा। वर्किंग कैपिटल का मीनिंग एक्सप्लेन करना और उसका फॉर्मेट बतला देना, प्रोफार्मा बतला देना, उसे एक्सप्लेन कर देना। फिर है आखिरी यूनिट, फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट में आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट है। ये भी अच्छा चैप्टर है, इसमें भी एक थ्योरी पूछ सकता। वैसे हर यूनिट में थ्योरी पूछ सकता, समझे ना, और अपोजिट में प्रॉब्लम भी पूछ सकता। वैसे यहां पर क्रेडिट पॉलिसी, कैश डिस्काउंट, इनके ऊपर तो थ्योरी पूछेगा, लेकिन डेटार के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछ सकता। डेटार यानी कि वेलोसिटी ऑफ डेटार, डेटार किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, उसका ड्यूरेशन, उसका वेलोसिटी। डेटा टर्नओवर पीरियड, वो आपको पूछ सकता। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको स्टॉक लेवल, ईओक्यू या फिर एबीसी एनालिसिस पूछ सकता। एबीसी एनालिसिस बेहद आसान है। मेरे दूसरे वीडियो, दूसरे जैसे कि कॉस्ट अकाउंट के अंदर भी इसके ऊपर आपको वीडियो नजर आएंगे। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना यूनिट मंगाना जरूरी है और कितने क्वांटिटी में मंगाना जरूरी है और कब कब मंगाना चाहिए, ताकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो और हमें जो भी हम सामान खरीद रहे वो सामान सस्ते में मिल जाए। समझे ना, ज्यादा भी मंगा लेके स्टॉक कर लेना अच्छा नहीं है। तो ये आप ईओक्यू में सीखेंगे। स्टॉक लेवल में आपको तरह तरह के स्टॉक लेवल सीखने को मिलेंगे। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल वगैरह। अच्छा चैप्टर है, आपको मजा आएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। आपको हर यूनिट से थ्योरी क्वेश्चन और प्रॉब्लम पूछ सकता है। अभी मैं आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूं। देखिए, दो पार्ट है पेपर में, पार्ट ए यानी कि पार्ट 1 और पार्ट बी यानी कि पार्ट 2। अब टोटल 10 क्वेश्चंस आपको पूछेगा, जिसमें से आपको करने होंगे 5। हर एक के मार्क्स मिलेंगे 4। इस तरह ये हो गए 20। तो 10 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट के, जिसमें से आपको करने होंगे 5, हर एक के 4, मार्क्स हो गए 20। लॉन्ग बिट की अगर कभी बात करें तो हर यूनिट से 2-2 क्वेश्चन करेगा और इस तरह 5 यूनिट से टोटल हो जाएंगे 10। यहां पर भी 10 क्वेश्चंस पूछेगा, जिसमें से बहुत खुशी की बात है कि कोई भी 4 आप कर पाएंगे, कौन से भी 4, कोई इंटरनल चॉइस नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार 10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कौन से भी आपको 4 करने होंगे और हर एक के मिलेंगे 15 मार्क्स। इस तरह हो गए 60। तो 20 और 60 मिलके हो गए 80 और 20 मार्क्स तो आपको पता ही है इंटरनल के होते हैं। तो इस तरीके से आपको पेपर पैटर्न होने वाला है। तो अगर कभी आप ये 5 यूनिट में से कम 3 यूनिट भी, कम से कम 2 यूनिट भी अगर परफेक्ट हो जाए तो आप पेपर पूरी तरीके से अटेंड कर पाएंगे। लेकिन मेरी मानना यह है कि आप पूरे 5 यूनिट अच्छे से सीख कर जाए, फिर कौन से भी आपके मन मुताबिक 4 क्वेश्चन आप कर ले आसानी से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, चैप्टर वाइज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। हर चैप्टर से कम एक बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको जरूर करके दिखा दूंगा। ठीक है,
तो वीडियो देखते रहिए, आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।